हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BSCB अड्डा पर। तो जैसा कि दोस्तों हम फिजिक्स का पहला चैप्टर देख रहे थे और उसका पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आखिरी जो कि कुछ बचा हुआ ऑब्जेक्टिव था पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप पहले के ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में उन सभी को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उसे सी से निरूपित किया जाता है, यानी कि सेंटर सी से निरूपित किया जाता है। इसका सेंटर हो जाएगा सी से। अगला क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असाई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का असाई मात्रक नहीं होता यह, जो कि मात्रक विहीन होता है, क्योंकि आवर्धन नियम बराबर होता है -v/u और v बराबर वस्तु दूरी भी सेंटीमीटर में भी, जो कि प्रतिबिंब दूरी सेंटीमीटर में लिया जाता है और वस्तु दूरी भी सेंटीमीटर में लिया जाता है, जिससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो जो गोलीय दर्पण होता है, मान लिया गोलीय दर्पण, इसका ध्रुव और जो वक्रता के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। तो दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश है उसको एकत्रित करेंगे तो उससे कागज़ जो कि जल उठेगा। इसका आंसर हो जाएगा कागज़, क्योंकि पत्थर नहीं जलेगा, लोहे का चूर्ण नहीं जलेगा और बालू जो कि बालू का कण नहीं जलेगा। जिसका आंसर हो जाएगा कागज़। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो उससे द्वारक कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द्वारक कहलाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो टॉर्च जो कि और गाड़ी के अगले लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो कि साइड मिरर होता है गाड़ी का, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f। इसका आंसर हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। और वहीं लेंस सूत्र सिर्फ इसमें माइनस लग जाएगा, हो जाएगा लेंस सूत्र। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। तो दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई भी पारदर्शी माध्यम होता है जो जिसका एक या दो सतह गोलीय होता है उसे लेंस कहते हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस जो कि दोनों पृष्ठ गोलीय होता है और पारदर्शी होता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि अपने ऊपर आने वाली किरणों को यह अभिसरित कर लेता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि इसकी दो वक्र सतहें होती है, इसलिए इसके दो वक्रता केंद्र होते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है। तो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, ऑप्टिकल केंद्र कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस का जो कि दो फोकस होता है। इसका आंसर हो जाएगा दो फोकस होता है। किसी भी लेंस का दो फोकस होता है और दर्पण में एक फोकस होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और इसका फोकस दूरी भी धनात्मक होता है। और वहीं अवतल लेंस का क्षमता निगेटिव और फोकस दूरी भी निगेटिव होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता जो कि ऋणात्मक होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, वो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे गमन करेगा टेढ़ मेढ़ा, वो जो कि हमेशा सीधी रेखा में। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब बनेगा। तो हम दर्पण के सूत्र 1/v + 1/u
बराबर 1/f से हम इसे ज्ञात कर लेंगे। तो भी के जगह पर जो कि प्रतिबिंब दूरी रखेंगे, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो कि 20 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो वस्तु दूरी -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में लिया जाता है और फोकस दूरी भी माइनस में लिया जाएगा। तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब दूरी 1/v बराबर हो जाएगा 1/30 उधर जाएगा, तो 1/30 प्लस में हो जाएगा -1/20। तो एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा, 3 - 2 यानी कि 1/60। तो प्रतिबिंब जो कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। देख लेते अगला क्वेश्चन। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो फिर हम दर्पण के सूत्र से पता कर लेंगे। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये हो गया वस्तु दूरी और ये हो गया प्रतिबिंब दूरी। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए 1/v हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनता है इसलिए इससे पॉजिटिव में लेंगे, प्लस 1/-30 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/f। तो हम इसे कर लेंगे, 4×12 120 हो जाएगा एलसीएम, और 4 - 3 बराबर 1/f, यानी कि 4 में 3 गया तो 1/120। तो फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। देख लेते अगला क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं अब बराबर होता है r/2। तो r के जगह पर 20 रखेंगे तो 10 हो जाएगा इसका फोकस दूरी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, तो उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, देख लीजिए दोस्तों। यह अपसारी किरण पुंज है, जो एक जगह से निकलकर चारों दिशाओं में सभी जगह फैल रहा है, इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जो एक जगह से निकलकर समांतर चलता जाता है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और जो सभी जगह से आकर एक जगह पर मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश की किरणों का पत्र दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, तो इसे किरण आरेख कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा किरण आरेख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्धन का यश साई मात्रक होता है, तो आवर्धन का यश साई मात्रक नहीं होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं होता है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो -2 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए यह बराबर जानते हैं हम लोग 1/d होता है, तो 1/-2 इसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 50 से कट जाएगा, तो यानी कि फोकस दूरी इसका -50 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसे मीटर में बदल लेंगे, यहाँ पर मीटर में दिया हुआ आंसर, तो 0.5 मीटर माइनस में हो जाएगा। देख लेते हैं, ये हो जाएगा सही आंसर 0.5 मीटर माइनस में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42, इसका आंसर हो जाएगा हीरा का अपवर्तनांक। देखिए कर्म वाइज जो कि सभी का अपवर्तनांक दिया गया है, जिसमें हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है 2.42। इसे आप देख लीजिएगा खुद ही PDF डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसे बताने में बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसका सही आंसर हो जाएगा समतल एवं उत्तल दर्पण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है।
तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म हुआ। ये चैप्टर जो कि हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं आवर्तन, इससे सारे ऑब्जेक्टिव को हमने कर लिया। अब हमारा अगला चैप्टर आएगा। यदि हमारे पहले चैप्टर को आपने नहीं देखा जाकर हमारे देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।